सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आज प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह पांचवी कड़ी है और इसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नृत्य संगीत समीक्षक मंजरी सिन्हा जी। मित्रों, मंजरी सिन्हा जी एक जानी मानी नाम है और लगातार अपने कार्यों से हमारे बीच चर्चा के केंद्र में रहती हैं। मंजरी सिन्हा जी यहाँ इस एकाग्र में इसलिए भी उपस्थित हैं कि उन्होंने बतौर संपादक प्रयाग शुक्ल जी के साथ काफी काम किया है। अगर प्रयाग शुक्ल जी के संपादक पक्ष पर चर्चा करनी हो तो मंजरी सिन्हा एक उपयुक्त नाम है कि किस तरह से प्रयाग शुक्ल जी का संपादक सोचता है और अपने लेखकों से काम करवाता है। मित्रों, दिसंबर 2021 में जाने माने दिसंबर माफ कीजिएगा 2 वर्ष अभी नहीं हुए हैं। दिसंबर 2020 में जाने माने नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी जी गुजरते हैं और गत वर्ष दिसंबर 2021 में आजकल जो पत्रिका है प्रकाशन विभाग की, उसके दिसंबर 2021 के अंक में चित्रा शर्मा जी सुनील कोठारी जी से बातचीत करती हैं। कोठारी जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर जब सुनील कोठारी जी से यह पूछा जाता है कि कला शिक्षा के साथ कला समीक्षा के भारत में भविष्य को आप किस तरह देखते हैं, इसका वे जवाब देते हैं कि कला समीक्षा के लिए कुछ लेखकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदी में खास तौर पर रविंद्र मिश्रा, मंजरी सिन्हा तो कभी कभी अंग्रेजी में भी लिखती हैं, शशि प्रभा तिवारी लिख रही हैं और स्वयं चित्रा शर्मा और अन्य। कहने का मतलब यह कि आज की जो हमारी वक्ता हैं मंजरी सिन्हा जी, उन्हें किस तरह लोग याद करते हैं, याद रखते हैं और किस तरह वे हम सबके साथ बिल्कुल सहज रूप से जुड़ी हुई हैं। स्वयं मुझे भी उनका अपार स्नेह प्राप्त होता है। यह उनकी सरलता है और अभी आप स्वयं उन्हें सुनेंगे। मंजरी सिन्हा जी, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत। आप स्क्रीन पर हैं। आप स्वागत। जी जी मित्रों, इस अवसर पर मैं यह भी कह दूं कि मंजरी सिन्हा जी प्रयाग शुक्ल जी पर तो बात करेंगी ही, ज्योति शुक्ल जी पर भी बात करेंगी, क्योंकि वे इन दोनों से गहरे जुड़ी हुई थी, इनके पूरे परिवार से। और यह भी मैं यहां पर बतला दूं कि संगीत नाटक अकेडमी की मशहूर पत्रिका संगना का नाम स्वयं ज्योति शुक्ल जी ने रखा था। प्रयाग शुक्ल जी यह बात मुझे बतला रहे थे कि किस तरह जब उन्हें इसके संपादक का दायित्व दिया गया तो नामों को लेकर, विभिन्न नामों को लेकर जब निर्णय नहीं हो पा रहा था, तब एक दिन ज्योति शुक्ल जी ने प्रयाग शुक्ल जी को यह नाम सुझाया, संगना। संगीत का संग रख लीजिए, नाटक का ना रख लीजिए।
तो संगना नाम उन्होंने सुझाया, जिसे तमाम लोगों ने पसंद किया, उस समय के अध्यक्ष ने और सभी लोगों ने, और अंततः वह नाम चल रहा है और एक मशहूर पत्रिका संगीत नाटक अकेडमी की हमारे सामने है, जिसके संपादकीय दायित्व से स्वयं प्रयाग शुक्ल जी जुड़े रहे। तो मित्रों, यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही ज्योति शुक्ल हमारे बीच नहीं रही, तो सर्वप्रथम इस अवसर पर मंजरी सिन्हा जी उन्हें याद करेंगी, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगी और क्रमशः प्रयाग शुक्ल पर हम लोग आएंगे। जी, स्वागत है मंजरी जी। नमस्कार अर्पण जी, मैं जन सुलभ मंच की आभारी हूँ कि प्रयाग जी जैसी हस्ती के ऊपर बोलने के लिए मुझे भी आपने शामिल किया। प्रयाग जी सच पूछिए तो अर्धनारीश्वर के रूप थे। ज्योति जी के साथ बहुत लोगों ने बताया भी है पहले कि हम लोग उनकी कल्पना नहीं कर सकते थे ज्योति जी के बिना। जी, जितने लोग भी इनकी सुरुचि संपन्नता की बात करते हैं, उसके पीछे उनके घर को कलात्मक रूप देने का संस्पर्श ज्योति जी का रहा है। वाह। बहुत सरल और बहुत मोहब्बती जीव थी। और जो आपने संगना वाली बात बताई, जब इनको संपादक की दायित्व दिया गया था, तो हमारे सहित उन्होंने सारे के सारे मित्रों से, परिचितों से सबसे नाम सुझाने के लिए कहा था और हम सब लोग सोच सोच के थे। फिर मुझे याद है हम सब विदेश की यात्रा पे थे कहीं, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि हाँ, और ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि एज सिंपल एज दैट, कि संगीत का संग ले लो और नाटक करना ले लो। और उनको मन में ये अक्सर लगा करता था कि ये बात तो खाली तुम जानते और तो किसी को पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके मंच से ये बात आज दर्ज हो रही है कि संगना का नाम ज्योति जी का दिया हुआ था। सच पूछिए तो प्रयाग जी ने जिस स्तरीयता की ऊंचाई पर संगना को स्थापित कर दिया है, उनके जाने के बाद वो उसे बरकरार रखने के लिए संघर्ष में जुटी हुई है। एक मानदंड वो उन्होंने स्थापित कर दिया है, और जहां भी रहे, कल्पना से शुरू करके दिनमान, नवभारत टाइम्स के तो कितने प्रकाशन में रहे। नवभारत था, देन उसका एक परिशिष्ट निकलता था साप्ताहिक, जो कि इंद्रधनुष के नाम से, जैसा उसका नाम था वैसे ही इंद्रधनुषी आभा के साथ वो निकाला करते थे, वैसे ही विषय वैविध्य हुआ करता था। मुझसे उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए उसके लिए इंटरव्यू करवाए हैं, जिनमें अगर हम कुछ नाम लेना चाहें तो गुरुकेली चरण महापात्र, संयुक्ता पाणिग्रही जी, सितारा देवी, बिरजू महाराज, और सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, राजा राधा रेड्डी, ऐसे बहुत सारे लोग, डॉक्टर कनक रेले, मतलब कोई भी ऐसी नृत्य विधा नहीं थी जिसके मूर्धन्य कलाकारों को उन्होंने अपने प्रश्नों पर प्रस्तुत न किया हो। उनकी खासियत ये थी कि वो जिस प्रारूप में उन्हें प्रकाशित करते थे, उसी के हिसाब से इंटरव्यू की भी हिदायत देते थे। जैसे आपको सुन के हैरत होगी, अभी तक किसी ने इसका जिक्र नहीं किया है कि नवभारत टाइम ने एक जमाने में फेमिना का भी हिंदी संस्करण निकाला था। ये फेमिना बड़ी शू वाली पत्रिका है अंग्रेजी की, जो कि हाई फाई समझी जाती थी। तो उसके अंदर जाहिर है कि फैशन एंड फिल्म्स एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड जो भी बाहर के कॉस्ट्यूम से लेकर के, और हम क्या बताएं, मतलब कोई भी समझ लीजिए, कोई भी बड़ा नाम जो विदेश का होगा वो उसके अंदर जुड़ा रहता था। ये पहली बार हमने देखा कि प्रयाग जी ने उसे भारतीय संस्कृति से, भारतीयता से जोड़ते हुए उसे अपने यहाँ की सुवास दी और स्तरीयता से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे एक नृत्य संगीत का पृष्ठ खोल लिया और उसके अंदर, और ऐसा नहीं कि खाली शास्त्रीय बात हो। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारी एक मित्र थी जो कि
ओडिसी डांसर भी थी और फैशन डिज़ाइनर थे, तो उसने कुछ जूट के परिधान डिज़ाइन किए थे। तो उन्होंने कहा, "हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप इसके ऊपर लिखिए।" तो सीरत वाह! नरेंद्रा के ऊपर फैशन डिज़ाइनिंग के ऊपर हम लिख रहे हैं, उसको नृत्य से जोड़ करके उसकी भारतीयता से जोड़ करके उसने क्या-क्या किया है इसके ऊपर। या मंजीत बाबा इनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी रेखा सूर्या। तो सांगीतिक दृष्टि से तो मैं कभी उनको इंटरव्यू लेने का हौसला नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप इनका इंटरव्यू कर दीजिए। तो मैं मेरे पास वो पेश में भी पड़ी थी, मैंने उनकी लहराती हुई चिट्ठिया से बात की। बेचारी ने अब शायद कुछ बीमारी के कारण है क्या, उसे बाल कटा दिए हैं। एक ज़माने में हमारे भी बहुत लंबे बाल हुआ करते थे घुटने से नीचे, तो मुझे उसको देख कर के अपनी याद आया करती थी। बहुत लंबी चुटिया लहराती हुई घुमा करती थी। तो उसकी चुटिया से शुरुआत करके और उसके बाद क्या-क्या उन्होंने कहाँ-कहाँ तालीम करी। अपने को वो बेगम अख्तर की भी शिष्या कहा करती थी, उनका भी उल्लेख करके। तो कुल मिलाकर के एक उन्होंने कहानी बनवा ही ली और अच्छी बनी। जब उन्होंने छापा, तो हम विस्मित रह गए कि ये हमारा लिखा हुआ है। पर बहरहाल उनकी ये ख़ासियत थी कि वो कुछ भी आपसे लिखवा सकते थे और ये मैं केवल अपनी बात नहीं कह रही हूँ। अगर वो सोनल मानसिंह अच्छा ये अपनी बात तो पहले पूरी कर लूँ। जैसे अगर सोनल मानसिंह का वो इंद्रधनुष के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनकी तरह-तरह के वो क्या पुस्तकें वो पढ़ती हैं, किस तरह का उनका काम है, किन-किन चीज़ों पर उन्होंने काम किया है, कैसा है। और जब उन्होंने फ़ेमिना के लिए लिखवाया, तो उनकी आधुनिक सोच के साथ, उनकी स्त्री विषयक उनकी मान्यताओं के लायक उसका उसका शीर्षक ही उन्होंने दिया था कि मनुस्मृति का विस्मृति का वक़्त आ गया है। मनुस्मृति की विस्मृति का समय आ गया है। ये उन्होंने उस लेख का शीर्षक दिया था और फिर वो विमेन्स लिब की वाली बातें टाइप वाली, तो वो एक अलग ही रंग के अंदर और वही सोनल थी, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ गलत था, लेकिन उनसे एक अलग तरह से पेश करने का हुनर उन्हें आता था। और वो हम सबसे इस तरह का काम ले लिया करते थे, जिस तरह के वो चाहते थे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी कभी बाहर जाते थे, तो हमसे कहते थे कि वहाँ से भी हमारे लिए कुछ न कुछ नया भेजिए। तो आप कहाँ जा रही हैं? हमने कहा हमारा बेटा न्यूयॉर्क में है और बेटियाँ वाशिंगटन में। कह रहे वाह! फिर तो बहुत अच्छा है। केनेडी सेंटर है और न्यूयॉर्क में तो वहाँ ब्रॉडवे उसका बहुत मशहूर है। तो हम ख़ास तौर से उनके लिए ब्रॉडवे का एक वो देख ले कि उसका अमेजिंग ग्रेस नाम का एक वो था। अब उसको छापने के लिए उन्होंने कहा कि उसको भारतीयता से कैसे जोड़ेंगी आप? तो हमें सोचना पड़ा और वो बहुत सरल था। वो इट वाज़ अ म्यूज़िकल प्रेज़ेंटेशन, म्यूज़िकल ड्रामा जो होते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ मराठी संगीत नाट्य होते हैं, समझ लीजिए उसी का एक भव्य रूप। हमारा जो मराठी नाट्य संगीत होता है मतलब नृत्य नाटक जो होते हैं मराठी संगीत नाटक कहे जाते हैं वो। तो संगीत जो होता है वो या तो उनके साथ हारमोनियम पेटी होता है, तबला होता है और नहीं तो ऑर्गन होता है और तबले के साथ वो लोग सारा काम चला लेते हैं। आपने मुझे एसी बंद करने को कहा था, सॉरी शांति हुई कुछ? तो उन्होंने हमसे जोड़ने को कहा था तो मुझे याद आया कि अपने यहाँ का जो मराठी नाट्य संगीत है, अपने यहाँ तो केवल ऑर्गन या पेटी और तबले से काम चल जाता है, लेकिन ब्रॉडवे के अंदर एक लहीम-शहीम ऑर्केस्ट्रा जिसमें कि स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो पर्कशन्स होते हैं, तो टैम्बूस होते हैं, तो अलग-अलग मतलब जितने भी वाद्यों की श्रेणियाँ हैं, घन वाद्य से लेकर के, ताल वाद्य से लेकर के, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से लेकर के, वो जो फ्लूट वगैरह जैसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग-अलग मतलब कुछ 100 डेढ़ 100 कलाकार उसमें गाने वाले और ये वो, एक भव्य वातावरण रच देते हैं। तो जो गायक कलाकार होता है, वो भी बहुत सिद्धहस्त होता है। अपने वो तो अपने यहाँ मराठी यहाँ के भी होते हैं। हमारे यहाँ के कितनी ठुमरी दादरे देखिए मराठी नाट्य संगीत के माध्यम से। मराठी नाट्य संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान है कि शास्त्रीय संगीत को जन सुलभ बनाया उसने। जनमनोरंजन का साधन बनाया और हम लोग बड़े गुलाम अली खां की और करीम उस्ताद अब्दुल करीम खां की ठुमरियाँ जो हैं, उन नाट्य संगीत में के रंगों में रंगी हुई पाते हैं। विषय वस्तु और मराठी शब्द उसके हैं और जो धुन है और जो तर्ज है और जो उसकी अदायगी है वो ठुमरी और दादरे वाली है। तो वहाँ पर भी शास्त्रीय संगीत का आधार लेकर के एकदम सीज़न्ड वॉइस उनका कल्चर वॉइस कल्चर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वेस्टर्न म्यूज़िक में। तो
शत प्रतिशत सुर में डूबी हुई आवाजें होती हैं और साथ में ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है, वो जिस तरह का भी सीन होता है, जैसे हम जो जिसके बारे में लिख रहे थे म्यूजिकल के बारे में, उसमें पहला सीन था एक शिप का। तो पूरा का पूरा जो मंच था वो एक शिप के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। चारों तरफ लग ही नहीं रहा था, लहराता हुआ पानी और बीच के अंदर जाता हुआ जहाज, ये तो उसकी हालत थी। और जिस तरह का वो होता था और उस सारे के सारे वातावरण में जो दृश्य विधान था उसमें और जो चल रहा है नाटक, उसमें प्राण संचार करता है उनका वो रहीम शहीम ऑर्केस्ट्रा और वो गाने वाले कलाकार जो कि स्वयं अपने संवाद गा करके अदा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ नाट्य संगीत में। पर आपको एक मज़ेदार बात बताएँ अर्पण जी, कि हमारे यहाँ जो मराठी नाट्य संगीत की परंपरा है, नाटक तो चलता है, पर गाने पे लोग इतने संगीत रसिक पहुँचते हैं कि गाने का एनकोर होता रहता है। वन्स मोर तो नाटक वहीं रुका रहता है और जो गाना है वो कोई 15 बार, 16 बार, 17 बार, अगर बाल गंधर्व गा रहे हैं तो क्या बात है। तो इस तरह का भी हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख करते हुए या जैसे कि ये हम संगना की बात बता रहे हैं। हम पूरा गायकी उत्सव के लिए जा रहे थे बनारस। तो उन्होंने कहा मंजरी जी आप वहाँ जा रही हैं तो बनारस में तो सांगीतिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। तो आप इससे जोड़ करके अपना आर्टिकल बनाइएगा। तो मैं देखूँ अगर मुझे मिले अ, तो मैं आपको बताऊँ। इतना ज़्यादा उन्होंने लिखवाया है कि कुछ खोज पाना भी बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, जी। ये मिला। काशी स ये है पूरा आय ग गायकी अंग एक उत्सव। काशी सिद्ध साधकों, ज्ञानियों, गुणियों की नगरी रही है। वाराणसी या बनारस नाम से पुकारे जाने वाले शहर बनारस के बारे में दिवंगत उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कहना था कि ये शहर साहित्य संगीत के रस से बना है, इसलिए बनारस कहलाया। वह कहते हैं जिस किसी भी चीज़ के आगे बनारसी विशेषण लगा, वो अनूठी और बेजोड़ हो गई। वो बनारसी संगीत हो तो उसकी बात ही कुछ और है। तो यहाँ उल्लेख भी प्रासंगिक लगता है कि बनारस संगीत चर्चा और चिंतन का केंद्र भी था। बनारस में हर तरह का संगीत फला-फूला, ध्रुपद और हवेली संगीत से लेकर के ख़याल, तराना, चतुरंग, टप्पा, ठुमरी, होरी, चैती, गजरी, झूला जैसे लोक संगीत की विधाओं तक शास्त्रीय स्पर्श से ठेठ बनारसी रंग मिला तो पूरब अंग गायकी को एक धरोहर बन गई। बनारसी शहनाई तो मंगल वाद्य के रूप में सर्वत्र विख्यात है। सुबह बनारस से लेकर के यहाँ शहनाई हर अवसर पर गूंजती। जन्म, कंछीदन, मुंडन, जलेऊ, शादी ब्याह से लेकर के अंतिम यात्रा तक शहनाई के साथ संपन्न होती। गंगा पुजैया में गौन हारिनों की संगत करने वाली शहनाई, सावन में झूला और पूर्वी धुन सुनाती है शहनाई, मुहर्रम में आंसुओं का दरिया बहाती शहनाई और बनारस के पर्याय बिस्मिल्लाह खां ने इस वाद्य को तो विश्व प्रसिद्ध बना दिया। तो इसी में आगे बढ़ के बुढ़वा मंगल की बात, वहाँ का बहुत ही सुंदर बुढ़वा मंगल है जो कि होली के बाद वाले मंगल को पड़ता है। तो उसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखिए बजरे की सजावट काव्य में ही होती। उसके बारे में काशी नरेश राजा चेत सिंह ने बुढ़वा मंगल जैसा अनूठा संगीत उत्सव आरंभ किया। जब होली के बाद पहले मंगल की गंगा के वक्ष पर दुल्हन से सजे बजरों पर संगीत की महफिलें सजती, श्रेष्ठ गायक वादक कलाकार प्रवहमान मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते, काशी की कोकिल कंठी दुलारी, किशोरी, कज्जन, चित्तन की स्वर लहरियों का सारा नगर थिरकता। काशी नरेश की दो बाकी नौकाएं तैयार करा जाती, मोरपंखी और घुड़दौड़। बुढ़वा मंगल मेले में जब ये सजी हुई नौकाएं श्रेष्ठ गायिकाओं और गायकी से लहराती दशाश्वमेध घाट की ओर बढ़ती तो हुस्ना की टीप रामनगर के किले से टकराती। राजा के अलावा रईसों के बजरे भी सज धज करके गंगा में उतरते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस मेले को एक नई कलात्मकता प्रदान की जिनके बजरे की सजावट काव्यमयी होती। भारतेंदु ने बुढ़वा मंगल का एक रोचक वर्णन किया है। गंगा में चहु ओर सो दीप ही दीप करवात, नामरि सो सुरसर झपुरो, जल नहीं नेक दिखात। आने पर तो धुनि कान में मधुर सुख के संग, तैसे ही कहूँ बज उठत सारंग राग मृदंग। कबहु जुगीड़ा नाच के लेत बांसुरी तान, आप हिलत बाजा हिलत
और हिलत जल जान, मनुमान सब देव के सुरसरी में दरसात, तई कारण की मंडली घूमत है या रात। तो वो मंडली घूम रही है कि रात घूम रही है, तो संगीत का यह नज़ारा होता। तो इन सारी परंपराओं का बखान करवाने के बाद और फिर बनारसी आई, जब ये हम बीएसके बैठक के आयोजक अच्छा, विनोद कपूर के ऊपर भी इन्होंने सुधीर चंद्रा से एक पूरा लेख लिखवाया था। वो एक शौकीन है संगीत के और उन्हें अकेले संगीत सुनना नहीं अच्छा लगता। तो वो पहले अपने घर में एक बैठक करते हैं जिसमें कि अपने अंतरंग मित्रों को बुलाते हैं और सबके तरफ से पास हो गया तो फिर भरी सभा में उनका होता है कार्यक्रम, कहीं हैबिटेट सेंटर में, तो कहीं इंडियन नेशनल सेंटर में। तो उसको बीएसके बैठक कहते हैं। तो इस बीएसके बैठक का ही आयोजन था पूरब अंग गायकी उत्सव। तो अब बात लंबी हो जाएगी, कहने का मतलब कि इस भूमिका के बाद कि बनारस का जो काशी की परंपरा रही सांगीतिक, उसको जोड़ करके और फिर ये, और इसमें ये बताने वाली बात थी कि 31 अप्रैल वो 3 दिनों का उत्सव था और 31 अप्रैल की शाम को विश्व क्रिकेट मैच का फाइनल होने वाला था। क्रिकेट प्रेमी दुविधा में न पड़े, इसलिए पूरब अंग गायकी उत्सव का आकर्षण इस रोज मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जिस शाम सारा शहर बल्कि सारा देश विश्व कप क्रिकेट का निर्णायक मैच देखने टीवी से चिपका हुआ था, उस शाम हमने अनूठा अनुभव पाया, बुढ़वा मंगल की कमनीय कल्पना साकार करने का। 80 घाट के दशाश्वमेध घाट की ओर फूलों से सजे धजे 2 विशालकाय बजरे साथ साथ चले। एक पर फूलों से सजा मंच था, तो दूसरे पर संगीत रसिकों को बैठने की व्यवस्था। कपूर साहब ने उत्सव के प्रतिभागियों को सहित अपने बंधु बांधवों को भी आमंत्रित कर लिया। इस स्मरणीय शाम के लिए कार्यक्रम था पहले गंगा की आरती देखने का, जो कि सचमुच अद्भुत थी। इसके बाद हम बजरे पर उसी गंगा में थे जिसकी जगमग करते हर घाट सहस्त्रों दीपदान आरती कर रहे थे। मृदंग करताल के साथ संवेद गान सहित भक्तजन छोटे छोटे फूलों भरे दोनों में दीपक रखकर गंगा में प्रवाहित कर रहे थे, घाटों पर जगमगाते सैकड़ों दीपदान। तो उसके बाद वो जो दूसरा वाला मंच था उसके ऊपर देवी ने ठुमरी गाई और बिरजू महाराज ने भाव बताया। तो इस कोटि का माहौल था, तो एक अलग तरह का अनुभव था। इसी तरह से एक बार हम आईजीएनसीए की एक योजना के तहत केरल के एक यात्रा के लिए गए थे। वो हफ्ते भर का, उसका जो कथकली नृत्य नाट्य है उसको पुतलियों के द्वारा कराया जाता है, उसको कहते हैं पाव कथकली। तो इस पाव कथकली उत्सव में वो 5 दिन के पूरे अनुभव को उन्होंने मुझसे लिखवाया और वो बड़ा लेख बना। लेकिन ये उन्होंने लिखवा लिया तो लिखवा लिया, वरना ये सब अनुभव होते हैं कि आते हैं और फिर खो जाते हैं विस्मृति में। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात है, वो खुद भी यही करते हैं। कुछ भी अच्छा देखते हैं तो तुरंत दर्ज कर लेते हैं और इसी तरह से उन्होंने इतना साहित्य रचा है। ये उनकी रोज़मर्रा की ये नियमित लेखन है, जो कि आज हम इतने संस्मरणों में, इतनी कविताओं में, इतने साहित्य में, इतने अम, क कोई भी विधा ऐसी तो है नहीं जो उन्होंने छोड़ी है। जो दूसरों से इतना लिखवा सकता है उसकी अपनी की क्या बात है। मतलब उनका दैनंदिन कार्यक्रम है। मुझे इस तरह से पता है कि हम लोग एक बार त्रिपुरा में साथ-साथ गए थे, कोई रंगोत्सव था। तो कितनी भी मस्ती की हम लोग, सारी जगह घूमे-फिरे और सब सारे जितने कार्यक्रम हुए वो अटेंड किए, लेकिन उनका लिखना बदस्तूर जारी रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से देखिए रेखांकन उन्होंने किस तरह से किया। तो आपने ज्योति जी की जो बात बताई है, वही बात मैं भी बताने वाली थी कि हम सबसे उन्होंने जब ये राय ली कि क्या किया जाए, तो फाइनली ट्रम्प कार्ड ज्योति जी का रहा, जिन्होंने देखिए संगीत का संग और नाटक का ना लेकर के लिया। तो इस संदर्भ में मुझे एक और बात आपको बतानी है कि ये जो उस समय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा थी, वो बहुत अच्छी नर्तकी भी थी, भरतनाट्यम और कला क्षेत्र की वो निदेशक भी रहीं उसके बाद, संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष पद से निवृत्त होने के बाद। तो वो उनका गुवाहाटी में कोई प्रोग्राम था, कोई मीटिंग थी, तो वो और जयंत कस्तुआर जो कि नृत्य का विभाग देखा करते थे, वो स्वयं भी एक नर्तक हैं कथक के। तो ये लोग जब हवाई यात्रा में जा रहे थे, तो उन्होंने वो फाइल इनके सामने रखी कि ऐसे-ऐसे नाम आए हैं, उसके बीच में एक नाम ये है।
तो उन्हें वो नाम बहुत अच्छा लगा और कहा ये तो बिल्कुल परफेक्ट नाम है। और ये नाम मतलब हम सब तो मुग्ध थे ही, मुकुंद लाठ ने इनको ख़ास तौर से फ़ोन करके बधाई दी। तो हम जो ये कह रहे थे कि ज्योति जी ये सोचा करती थी कि ये तो उन्होंने खाली प्रयाग जी को सजेस्ट किया और प्रयाग जी तक रह जाएगा। तो आज के आपके माध्यम से ये बात दर्ज हो रही है कि संगना का, उस प्रतिष्ठित पत्रिका का नामकरण ज्योति जी ने किया था। जी। उनके और इस मुकुंद अवदान के लिए, जी, उनके इस अवदान के लिए और संस्कृत जगत को प्रयाग शुक्ल की इतनी सेवाएँ, इतने क्या कहना चाहिए, एफर्टलेस ईज़ के साथ देने के लिए भी बहुत बड़ा उनकी प्रेरणा वो बनी रही, आजीवन और आज भी। सोचिए कि उनकी प्रेरणा ही है, जो कि उनके जाने के बाद उनको अर्घ्य समर्पित कर रही है, रोज़ एक रेखांकन से, रोज़ एक लेखन से, किसी कविता से, किसी उससे। उनको याद करने का कितना खूबसूरत और कितना नायाब तरीका है। मुझे विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी होंगी, उनको उसी प्रेम के साथ गले लगा रही होंगी। उनके हर क्या कहना चाहिए, उपलब्धियों का तो कोई अंत नहीं है उनका। जी, उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि वो केवल किसी पुरस्कार तक सीमित नहीं है। उनको रोज़ हम लोग सराहते हैं। रोज़ इतने लोगों ने आपके साथ बातचीत की है और हम सबसे ज़्यादा दंग रह गए थे उनकी भतीजी के लिए इंटरव्यू पर कितनी सुंदर उसने लिया था और ऐसी-ऐसी बातें उसने खोज निकाली जो कि हम सब कोई नहीं जानते थे उनकी वो सब बातें। तो कमिंग बैक टू हिज संपादकत्व, जिस जी। तरह से उन्होंने अलग-अलग पत्रिकाओं को अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं धारा प्रवाह बोले जा रही हूँ, बीच में आप कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, नहीं, आप बोलें, अच्छा लग रहा है और लोग इसका आनंद ले रहे हैं। बस तो इतनी सी मैं बात जोड़ दूँ, मुकुंद लाठ जी की बात जी। आई, तो मुकुंद लाठ जी ने मुकुंद लाठ जी ने तो इस शब्द की पूरी व्याख्या कर डाली थी। यह बात प्रयाग शुक्ल जी बतला रहे थे और जी, कैसे जी, लोगों बताएँ। ने जी, मैं कह रहा हूँ कि जब हुँ, हुँ। मुकुंद लाठ जी की बात हुई, जी, तो उन्होंने जी, इस जी। संगना शब्द की पूरी व्याख्या कर डाली थी। हुँ। प्रयाग जी वाह, वाह! बतला रहे थे और हुँ, लोगों ने संगना नाम के पीछे जो एक नाद है, उसका जो एक हुँ। नाद परक सौंदर्य है, उसे भी बड़ा जी, लोगों ने महत्व दिया, उसे जी, पसंद किया। जी, जी। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और जो नाद परक उन्होंने इसका नामकरण किया, उसका निर्वाह कितना सुंदर है। हुँ, बहुत बड़ी दुखी हो गई हूँ। आपका फ़ोन आ रहा है बार-बार, तो उसको या तो इस हाँ, पर मैं कर दें, फ़ोन बंद कर रही हूँ, मेरे तरफ फ़ोन फ्लाइट कर मोड रहा पर है। कर दें फ्लाइट मोड पर कर दें और हेलो, तब प्लीज़ तक आई एम इन अ मीटिंग। फ्लाइट मोड पर कर दें। मित्रों, एक बार हाँ, जी, मंजरी जी। नहीं, नहीं, आप बताइए हम इसे फ्लाइट मोड पे ही कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छा है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं और लोग इस पूरे एकाग्र को पसंद कर रहे हैं और निश्चय जी, ही इस प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे इस एकाग्र के माध्यम से ज्योति शुक्ल बार-बार याद आ रही हैं। हम सभी कहीं न कहीं उन्हें याद करते हैं। प्रयाग जी भी कह रहे थे कि कैसे इन कड़ियों के माध्यम से भी वे हमारे बीच बनी हुई हैं और कुछ अधिक सघन रूप में हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं। जी, मंजरी जी तो बात को आगे बढ़ाएँ। जी, मैं उस दिन भी थी, जिस दिन हम जी, सब ने समवेत रूप से उनको याद किया था। इतना सुंदर वातावरण था गुरबानी का, इतने भाव भरे गीत थे वो। मैंने पहली बार देखा कि कैसा सुंदर अ, एक शांतिपूर्ण माहौल रच दिया गया था। हम सब ने उन्हें मन से याद किया था और श्रद्धांजलि दी थी और वो मैं आज भी दे रही हूँ। प्रयाग जी आज जो कुछ हैं, उनका ये रूप हमको देने के लिए हम हमेशा-हमेशा ज्योति जी के कृतज्ञ रहेंगे।
तो प्रयाग जी की संगना वाली जो बात कह रहे थे, तो उन्होंने अ, वो पूरा पाव कथकली, जो कि कोई जानता नहीं था कि कथकली का एक ये भी विधा है, जो कि इस तरह से उसका पूरा का पूरा उन्होंने वर्णन वो किया। और इसी तरह से यहाँ पे एक ऑर्फियो करके एक ओपेरा हुआ था, जिसके अंदर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जोड़ करके एक प्रयोग हुआ था। तो कुछ भी नया होता था, तो वो हमेशा लालायित रहते थे, कि ऐसा किया जाए। संगना में उन्होंने जो शुरुआत ही आपको मज़ेदार बताएँ, जब उनको लिखने का अच्छा ये इनकी कमाल ये है कि साहित्य से लेकर के, चित्रकला से लेकर के कोई भी ऐसा सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं होता है, जहाँ आप प्रयाग जी को ना देखें। तो वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को बनाया जाता है और उसका एक समारोह चल रहा था अ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और की वक्ता के रूप में की एड्रेस जो कहते हैं मुख्य वक्ता के रूप में कुमुदनी लाखिया को, ये श्रीमती कुमुदनी लाखिया जो हैं, वो कदम्ब नामक एक संस्था चलाती हैं कथक की अ, अहमदाबाद में, और उन्होंने कथक को एक अ, क्या कहें, एक उम, खूबसूरती से नवाज़ दिया। खूबसूरती तो थी लखनऊ घराना और वहाँ पे, लेकिन उन्हें एक आधुनिक संस्पर्श दिया उसको, और ज़्यादातर उनकी जो सामूहिक नृत्य संरचनाएँ थीं, वो चूँकि बड़े-बड़े लोगों के साथ काम कर चुकी थी और विदेश का भ्रमण कर चुकी थी, तो उन्हें उस स्तरीयता का अनुभव था, जहाँ वो चाहती थी कि कथक पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे पहुँचाया। तो जो वो बात कर रही थी, उन्होंने बहुत खूबसूरत शुरुआत की थी और कहा था कि जब हम लोग किसी भी कला का आस्वादन करने जाते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं हम, तो नंगे पाँव जाते हैं, और क्यों जाते हैं? क्योंकि उस धरती का संस्पर्श पाँव से हो सके। जो वाह! फूल लेके जा रहे हैं उसकी सुगंध, उसका हम सुगंध ले सकें कि देखिए, जो भजन चल रहे हैं वो हमारे कान वो कर रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं वो हमारी आस्वाद का, तो सारी की सारी इंद्रियाँ उसका अनुभव करें। तो इस तरह से उनकी शुरुआत थी और बोली बहुत अच्छा थी। बाहर निकलते के साथ ही प्रयाग जी ने हमको पकड़ा, "मंजरी जी, इनसे एक लंबा इंटरव्यू ले लीजिए।" साथ संगना निकलने तब तक निकली भी नहीं थी, निकलने वाली है और हमको इसका इनका एक लंबा इंटरव्यू चाहिए। यहीं ठहरी हुई हैं, अभी पकड़ लीजिए। मतलब इस तरह से वो हम लोगों को वाह! तैनात किया करते थे, और वो बड़ा लंबा-चौड़ा इंटरव्यू निकला, क्योंकि उन्होंने संगीत के भी बहुत अलग अलग प्रयोग किए। नृत्य के अंदर संगीत की जो बात होती है, उनके जो जी। संगीत संयोजक थे, वो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे। तो शास्त्रीय नृत्य में रचे-पगे थे, और वो उस समय का जो एक ठहराव था संगीत के अंदर, वो ले आई कथक के अंदर। खाली चक्कर, वो कहती है कथक है बिकेम अ, गेम ऑफ पार, आपके इसने कितने चक्कर लगाए, इसी की धूम मची हुई, इसी की वो होड़ चल रही है। लेकिन उसके अंदर संगीत बहता जो है, उसके अंदर जो आध्यात्मिक तत्व है, उसके अंदर जो सौंदर्यपरक तत्व है, उसकी जो एस्थेटिक्स, उसका जो सौंदर्य बोध है, उन्होंने उसको इतने ऊंचे धरातल तक पहुंचाया है कि क्या बताऊं। हाँ, आप सबने जी, शायद उमराव जान देखी होगी, उसका जी, नृत्य बिल्कुल। निर्देशन कुमुदनी लाखिया का है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब हम लोग जैसे मुज़फ़्फ़र अली जी पर प्रोग्राम कर रहे थे, जी, तब जी, जी। उनसे बातचीत हुई थी। वे आने वाली हाँ, थीं, लेकिन जी, वो उम्र काफ़ी हो गई है उनकी, जी, तो कुछ जी। सहयोग नहीं मिल पाया, अन्यथा वे हुँ, आतीं, बात हुई थी। जी, जी। वो बहुत ही जीवंत जीव हैं, व्यस्त रही हुँ, होंगी, वरना उम्र हाँ। इज़ न मैटर ऑफ नंबर फॉर हर। शी इज़ 92, पर जी, आज जी। भी उनको देख लीजिए तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जिस तरह से वो बताती हैं, जिस तरह से वो सिखाती हैं, जिस तरह हुँ, से वो बात करती हैं, तबीयत खुश हो जाती है। तो जी। बहरहाल उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू करवाया, फिर मृणालिनी साराभाई आईं, उनसे उन्होंने जो पुराने पीढ़ी के जितने लोग थे, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, अ यामिनी कृष्णमूर्ति, मतलब ये जितने लोग थे, केलूचरण महापात्र, बिरजू महाराज जी तो अभी तक थे, और उनके अलग-अलग पक्ष जो कि संगीत नृत्य से जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी वो चाहती थी कि हम कवर करें। संयुक्ता पाणिग्रही, उनके पति जो थे उनके साथ गाया करते थे, उनके किस तरह के संबंध थे।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पति रेलवे में थे, तो हम लोग सैलून लेके जाया करते थे, जी, कटक में उनका घर था और वहीं हमारी सैलून साइडिंग थी जहाँ पे वो खड़ा कर दिया जाता है, वो चलता-फिरता घर होता है, जो खड़ा कर दिया जाता है। तो रघुनाथ जी सुबह आ जाया करते थे और वहाँ पर बैठा रहा करते थे, कि हमें सुबह का नाश्ता तो आप ही के साथ करना है और उसके बाद फिर कहते थे, "अब चलिए, अब हमारी संगीत की चर्चा शुरू होगी।" तो अपने घर ले जाते थे। तो किस तरह से म्यूज़िक कंपोज़ हो रहा है, किस तरह से नृत्य प बन रहा है, किस तरह से क्या तो साक्षात देखना इसका अलग ही अनुभव होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमने चखी और एन्जॉय की थी, वो सब कुछ प्रयाग जी ने हमसे करवाई। ज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेशमा जी के निधन पर ओबिच्युरी लिखने को उन्होंने कहा, तो हमने कहा हम कैसे लिखें यहाँ तो है नहीं कि कुछ चलिए उनसे बात कर लेती बात का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे! आप तो बहुत मिली होंगी, कभी न कभी तो मिली होंगी। तब हमें याद आया कि हाँ, मुझसे मिले थे। अगर हमें मिल जाए तो हम वो भी सुनाना चाहेंगे। जी। ये जब किसी और को खोजो तो कोई और मिल जाता है। मृणालिनी सारा भाई नृत्य विदुषी मृणालिनी सारा भाई। आप ढूँढ लें, आप हाँ, ढूँढ लें आराम से, तब तक मैं जी, इस अवसर पर जी, एक कविता पढ़ता हूँ प्रयाग शुक्ल जी, जी की, ज़रूर, मंजरी जी। ज़रूर। तब तक आप जी, ढूँढें हुँ, हुँ, और जी। मित्रों, एक बहुत ही अच्छी कविता मैं पढ़ रहा हूँ प्रयाग जी की। आप लोग भी सुने और मंजरी जी चूँकि लगातार कई पत्रिकाओं के लिए और अखबारों के कई परिशिष्टों के लिए लिखती रही हैं, प्रयाग शुक्ल जी के लिए। तो इस अवसर पर उनकी भी चर्चा अपेक्षित है और अच्छा ही होगा कि इस बहाने प्रयाग जी के संपादक के विभिन्न रूपों पर चर्चा हो। चूँकि उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य किया है और बहुत आरंभ से मंजरी सिन्हा जी उनसे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में वह एक लंबी श्रृंखला है, तो कुछ कड़ियाँ आज हम यहाँ पर सुनेंगे, स्वयं मंजरी जी की ओर से और वह भी उसी उत्साह के साथ, उसी अपनत्व के साथ उन बातों को रख रही हैं। एक कविता सुन लीजिए प्रयाग शुक्ल जी की और यह कविता उनके संग्रह आपके सामने है। यहाँ कहाँ थी छाया में संकलित है। यहाँ कहाँ थी छाया और कविता का शीर्षक है तैयार होती हुई एक स्त्री। तैयार होती हुई एक स्त्री सुनाता हूं। नहीं, वह सज नहीं रही। नहीं, वह सज नहीं रही। संवार रही है बस अपने को देखती आईने में। नहीं, वह सज नहीं रही। संवार रही है बस अपने को देखती आईने में। अपने ही चेहरे की अपने ही चेहरे की एक और छाया जहां तहां केशों पर कंघी फिराई है। जहां तहां केशों पर कंघी फिराई है। उसने तिवारा चौबारा। जी, उसने अ, तिवारा चौबारा। काल अभी खड़ा है हारा। काल अभी खड़ा है हारा। एक कोई खुशबू फिर पलटी है। एक कोई खुशबू फिर पलटी है और चमक आंखों में पलकों को फैलाती। और चमक आंखों में पलकों को फैलाती। देखो, देखो फिर कितने। देखो, देखो फिर कितने हल्के से मुख को मला उसने। देखो, देखो फिर कितने हल्के से मुख को
मला उसने उलझी हुई लट को माथे से समय के हटाया। कविता कहां से कहां जा रही है। देखिए, ये अपने आप में कवि की कल्पना और कहां पर कैसे किसी बड़े शब्द को लाकर कभी कोई बड़ी बात कह जाता है। मैं फिर से इसे पढ़ता हूं। उलझी हुई लट को माथे से समय के हटाया, संवारा और घूम रही है चौतरफा, और घूम रही है चौतरफा, दृष्टि से आस पास सब कुछ निहारा, और घूम रही है चौतरफा, दृष्टि से आस पास सब कुछ निहारा। तो यह एक कविता हमने इस बीच सुन ली है मंजरी जी, तैयार होती हुई एक स्त्री। तो बहुत कवि अच्छी, की दृष्टि बहुत कहां सुंदर। कहां चली जाती है। जी जी, हाँ बताएं। ये हम लोग को ये भी बता रही है कि ज्योति जी को तैयार होते हुए उन्होंने किस प्यार से निहारा होगा। अब यह तो प्रयाग शुक्ल ही बतलाएंगे। खैर। जी। एक बात बताएं आपको, वो अपने मित्रों से ऐसे अंतरंग बातें भी शेयर कर सकते हैं निसंकोच। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ज्योति जी के निधन की खबर बढ़ करके जब मैं उनको फोन कर रही थी, तब उन्होंने कितनी बातें मुझे बताई, बिल्कुल। किस तरह से वो मिले, किस तरह से क्या। सचमुच में बहुत ही प्यारे हैं। और ये मैं ही नहीं, उनके संपर्क में आने वाले हम्म। ढेरों लोगों ने महसूस किया। त्रिलोक सिंह उस दिन बोल रहे थे, उससे पहले जिन्होंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल। दोस्तों के साथ किस तरह का उनका हार्दिकता का संबंध रहा। तो मैंने इस बीच में दो चीजें ढूंढ निकाली। जी। एक तो स्वागत। ये रेशमा वाली, और एक छोटी सी चीज मुझे मिल गई, वो जो इंटरव्यू कराना और ये सब इस तरह की ओपेरा है या म्यूजिकल ब्रॉडवे है से लेकर के फैशन से है, तो कुछ भी छोड़ा नहीं करते थे। तो वो तरह तरह की समीक्षाएं, जैसे कि पुस्तक समीक्षा है या कैसेट और संगीत के जो निकलते हैं एल्बम्स, उनकी समीक्षा, फिल्म समीक्षा, बहुत सारी चीजें संगीत और नृत्य की बड़ी खूबसूरत फिल्में भी बनी हैं। मुझे याद आया कुमार साहनी की भावांतरण गुरु के चरण और पात्र पे बनी हुई है, या उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी पे बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। एक अरुण खोपकर ने संचारी नाम की एक फिल्म बनाई थी भरतनाट्यम के ऊपर, और वीरा सैमसन जो कि कला क्षेत्र में रही, तो कला क्षेत्र की छवियों को देकर के, वहाँ एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सुबह सुबह प्रार्थना होती है, वहाँ किस तरह के प्राकृतिक परिवेश में कक्षाएं होती हैं, किस तरह तो इसके छोटे छोटे अंश दिखाकर बड़ी सुंदर फिल्म बनी थी। तो एक इस तरह की फिल्म उन्होंने मुझे, मैंने उन्हें बताया कि बड़ी सुंदर फिल्म देखी, बोले तुरंत तुरंत लिख डालिए और तुरंत दीजिए। तो बोले कि हमको बताइए नहीं, आप कलम लेके बैठ ही जाइए, जो आप बता रही हैं उसी से शुरुआत कीजिए। तो वाह। उसी से शुरुआत की हुई चीज आप सुन लीजिए। ये किसी विशेषांक में और किसी परिशिष्ट में नहीं, सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट रोजमर्रा का जो अखबार था उसी में छपी हुई है, पर ऐसे के बारे में है जिसका नाम तक लोग नहीं जानते। असगरी बाई, ये उस युग की ध्रुपद गायिका हैं जबकि दूर दूर तक कोई पुरुष गायक का वर्चस्व नहीं था। तो हमने ये दूरदर्शन पे देखी थी फिल्म, और उसको उसके बारे में बता रहे थे, तो उनका तुरंत लिख डालिए, तो सुनिए उसको। दिखा दी बुतकदे में वो मूरत, दिखा दी बुतकदे में वो मूरत कि हर तस्वीर सख्ते में खड़ी है। ध्रुपद गायिका असगरी बाई पर बनाई गई फिल्म इकोज ऑफ साइलेंस, यानी मौन की प्रतिध्वनि, यही उन्होंने इसका शीर्षक दिया था, मौन की प्रतिध्वनि। तो असगरी बाई के ऊपर ये फिल्म
86 वर्षीय असगरी बाई के मुंह से यह शेर सुनकर के लगता है कि दूरदर्शन के घिसे पिटे बुस्कदे में यह फिल्म सचमुच असगरी बाई की एक ऐसी जीवंत तस्वीर पेश करती है जो लोगों को सकते में डाल दे। गत रविवार दूरदर्शन की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में देर रात दिखाई गई यह फिल्म गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी असगरी बाई की जिंदगी में आई खुशियों और गमों, उपलब्धियों और रिक्तताओं, शोहरत और बुलंदियों का संवेदनशील जायजा लेती। ध्रुपद जैसी मृतप्राय शैली की सबसे ज़ईफ महिला फनकार 86 वर्षीय असगरी बाई शायद इस शैली की सबसे पहली महिला कलाकारा थी, जिन्होंने इस शैली को व्यावसायिक तौर पर न केवल अपनाया बल्कि नामो शोहरत भी हासिल की। पद्मश्री से लेकर के तानसेन अवार्ड और शिखर सम्मान तक हासिल कर चुकी असगरी बाई एक जमाने में जिस टीकमगढ़ रियासत की राजगायिका थीं, आज उसी टीकमगढ़ में गुमनामी और गरीबी झेलती एक औसत दर्जे के सांगीतिक माहौल से भी महरूम है। मतलब ये शुरुआत है और उसके बाद उनके बारे में, उस फिल्म के बारे में सब कुछ है। लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि इंसान के तौर पर उनका हर आयाम फिल्माने की ईमानदार कोशिश की गई है। उनकी जिंदादिली से लेकर के उनके पशु प्रेम तक को उनके पालतू नेवले चोना के बेहतरीन शॉट्स के जरिए फिल्माया गया है। असगरी बाई फिल्म में एक जगह लौ में पहुंचने की बात करती हैं और लौ को समझाते हुए कहती हैं, लौ है दिल खींच लेने की तासीर। यह फिल्म असगरी बाई से दर्शकों की यह लौ लगा पाती है। यही है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि। मौन की यह प्रतिध्वनि काफी देर तक हमारे जहन में गूंजती रहेगी। तो ऐसी गुमनाम गायिका को छाप करके उन्होंने कितने लोगों तक पहुंचाया। फिल्म तो जिन लोगों ने देखी, बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होगी, पर प्रयाग जी कभी चूकते नहीं थे किसी भी इस तरह के। ये तो खैर बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार थे, हम लोग नहीं जानते हैं, हमारी बदनसीबी है। लेकिन ऐसे-ऐसे कलाकार जो यंग हैं, जो अलग तरह का काम कर रहे हैं, उन पर भी वो लिखने को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। एक लड़का था राघव राजभट्ट, वो अगर देखिए उसका मिल जाए मुझे, मैं आपको बताऊँ। ये कथक केंद्र में जीवन पाणी जी उस समय वो थे निदेशक, और बहुत अच्छी खूबसूरत प्रस्तुतियां हुआ करती थी कथक समारोह में। तो कथक केंद्र के मोनोग्राम से लेकर के उसके उत्सवों की स्मारिका तक में आपका बरबस ध्यान खींच लेने वाली काव्यात्मक रेखाकृतियां आज केंद्र की अपनी पहचान बन चुकी हैं। बरसों से एक रेखाचित्र हर दर्शक का विस्मय जगा देते थे। उनकी जिज्ञासा का समाधान पहली बार तब हुआ जब स्मारिका के इन रेखाचित्रों के नीचे उस जादूगर का नाम भी छपा, राघव राज भट्ट। अब राघव राज भट्ट एक साधारण नर्तक है, कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस पर लिखो। बचपन में मिले संस्कार अवचेतन के रचनात्मक पृष्ठभूमि, तो संस्कार के बारे में बचपन भी बताना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में जन्मे और पले बढ़े राघव राज भट्ट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर हैदराबाद में तीसरा वर्ष समाप्त ही किया था कि बिरजू महाराज से नृत्य सीखने का सुअवसर मिल गया। वह अपना कला विषय का अध्ययन छोड़ करके दिल्ली आ गए क्योंकि उन्हें नृत्य से गहरा लगाव था। आंध्र प्रदेश के जाने माने कथक नर्तकों में उनका शुमार भी होने लगा था, लेकिन दिल्ली आकर राघव को लगा कि उनका कथक ज्ञान अधकचरा था और अब उन्हें नए सिरे से तालीम लेनी पड़ेगी। राघव बताते हैं कि महाराज के पास आकर मुझे पहली बार समझ में आया कि नृत्य में रेखाओं की शुद्धता क्या होती है। मेरे गुरु बिरजू महाराज ने मुझे कथक का ब्रह्मांड दिखाया तो मैं जी जान से नृत्य में ही जुट गया। लेकिन बचपन में मिले संस्कार और चेतन में रचनात्मक पृष्ठभूमि बनाए रहे। राघव राज भट्ट के पिता जनपद कला ब्रह्म डॉक्टर गोपाल राज स्वयं बहुत अच्छे नर्तक और चित्रकार दोनों थे। नृत्य करते चित्र बनाने के लिए उनकी दूर दूर तक प्रशस्ति करती। ये आंध्र प्रदेश की एक कला होती है अर्पण जी, कि नाचते हुए पैरों से वो बिछा दिया जाता है, समझिए अबीर गुलाल जैसा समझ लीजिए, कोई चीज बिछा दी जाती है और नाचते हुए वो पैरों से चित्रकृति बनाई जाती है। तो इस तरह की वो नृत्य किया करते थे।
तो उन्होंने सलाह दी कि तुम्हें नर्तक का जीवन चुनना है, तब भी चित्रकला, मंच निर्माण, वेश विन्यास और कलर स्कीम तक में नृत्य में बहुत सहायक होगी। कथक केंद्र में बिरजू महाराज थे पूरे जतन से नृत्य सीखते हुए भी अवकाश के क्षेत्र क्षणों में वे चित्रकला चलती रही और एक दिन वह साहस जुटा करके केंद्र के निदेशक जीवन पाणी के पास गए। उनसे कहा कि लास्ट जर्नी नामक एक कविता है, मैंने एक नृत्य कृति बनाई है, अगर आप उसके लिए एक कविता लिख दें उड़िया में तो मैं उसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो पाणी जी उड़िया के विख्यात कवि हैं। राघव राज की इच्छा थी कि उनके चित्र के लिए पाणी जी एक कविता रच दें, जिसका वो नृत्य संरचना में उपयोग कर लें। जीवन पाणी ने उनकी स्केच बुक पलट कर देखी तो नृत्य में ही रेखा देख करके विस्मित रह गए, ये किसने बनाई है? राघव ने बताया कि उन्हीं की बनाई हुई है। तब उन्होंने सलाह दी कि कविता छोड़ो, तुम इन रेखाकृतियों पर काम करो। राघव राज बड़े निराश हुए कि वह क्या इच्छा लेकर के गए थे, उसे छोड़ करके दूसरी सलाह मिली। लेकिन श्री जीवन पाणी ने जब जयंती समारोह की स्मारिका में उन चित्रों को प्रकाशित करने की बात की, तब जाके इनको समझ में आई अपनी प्रतिभा की बात। और उसके बाद पंडित रविशंकर ने भी उस स्मारिका देखी तो उन्होंने भी अपने यहाँ बुलाया। कहने का ये मतलब कि एक ऐसा नर्तक जो भी जद्दोजहद में लगा हुआ है, नाम बनाने की कशिश में, कशमकश में लगा हुआ है, उस तक को वो छापने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। कहीं भी उनको प्रतिभा की झलक दिखे तो ये प्रयाग जी की खास बात है। और ये उन्होंने अपने शागिर्दों में, मेरे जैसे शागिर्दों में भी ये आरोपित की है। मैं इसके लिए बदनाम हूँ कि हम नए बच्चों को कुछ वो नहीं, हजामत नहीं बनाती हूँ। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो, आपने चाणक्य वाली कथा सुनी होगी कि जड़ खोद करके मट्ठा डाल दो कि फिर उग नहीं ना पाए। तो किसी बच्चे में अगर आप शुरू में ही अगर सख्त आलोचना कर देंगे तो उसका तो उत्साह खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये अलग बात है। तो हम ये बता रहे थे कि प्रयाग जी ने उसके ऊपर लिखवाया। तो कमिंग बैक टू हम कहाँ थे, ये मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी बहुत मजेदार, किशोर कुमार की। उसके अंदर वो बीच में भूल जाते हैं, हाँ तो हम कहाँ थे, और फिर वो कहते थे पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। तो कुछ दीवाने की यही हालत हुई कि फिर भूल गए हैं। तो रेशमा वाला सुना है, आप कुछ बीच में बोलना चाहेंगे? जी हाँ, नहीं सुनाएं, अच्छा रहेगा। देखिए, यह तो ऐसा एक बहाना है कि हाँ, हम इस बहाने साहित्य और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं। और बतौर संपादक अगर हम बात कर रहे हैं प्रयाग शुक्ल जी की, तो उन्होंने आपसे जिस तरह का सर्वश्रेष्ठ काम लिया, लिखवाया, उसकी काम लिया वानगी भी होगा तो कि हमें मिले। हाँ, हाँ। जी आपने हमारी जो शुरुआत में हमारी इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, हम कुछ नहीं होते अगर ऐसे संपादक न मिले होते। इसी तरह से एक बिल्कुल। मंगलेश जी थे, वो जनसत्ता में लिखवाया करते थे। जी जी वो मंगलेश जी और प्रयाग जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे-ऐसे संपादक मुझे मिले और इनकी वजह से ऐसे-ऐसे मूर्धन्यों से हम मिले। इनको इतने जी पास से देखने, जानने, उनका स्नेह पाने का सौभाग्य मिला है। बहुत बढ़िया। जी। और आम पाठकों तक ये चीजें आसानी से पहुंची। आम जी, पाठकों तक जी, नृत्य को लेकर, संगीत को लेकर जो एक रुचि विकसित करने का काम है। और यह जी, जो आर्टिकल्स हम लेखक लोग अपने पास रखते हैं, जी, ऐसे कई लोग हैं जो जी, शौकिया भी आपके आर्टिकल्स को, हमारे आर्टिकल्स को, किसी और के आर्टिकल्स को अपने पास जी, रखते हैं, जी, उनसे बिल्कुल सही कह प्रेरणा रहे हैं, पाते हैं, उनकी सही इच्छा कह रहे हैं। होती है, वे जानना चाहते हैं। हाँ, तो बड़ा इससे एक माहौल बनता है, एक जी। संपादक का, एक लेखक का और विस्तृत पाठक वर्ग का। तो संपादक हम का आपको दायित्व बता रहे थे निश्चय ना, करके बड़ा फमीना जैसी पत्रिका का इन्होंने क्या स्तरीयता कायम कर दी थी कि मतलब उसपे कुमार गंधर्व का हमारा इंटरव्यू छपा और है। जी यामिनी गंधर्व और ऐसे-ऐसे कितने लोगों के बारे में उन्होंने लिखवाया, फिल्म से लेकर के उससे लेकर के। तो बहरहाल रेशमा का निधन हुआ था, वो चाह रहे थे कि हम कुछ लिखें, तो हमने कहा कि हमारी यादें तो बहुत हैं, तो बोले कि बस आप बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। वो यही कहते थे कि बस कलम उठा लो, सोचो मत, सोचोगे तो फिर सोचते रह जाओगे। तो वाह। बहरहाल पाकिस्तान की मशहूर गायिका रेशमा के निधन की खबर हिंदुस्तान के लिए भी एक गहरा सदमा है, क्योंकि उनका संगीत हमारी साझी विरासत की मीठी मिसाल था।
रेशमा का नाम और संगीत देश विदेश में जब अपनी बुलंदियों को छू रहा था, तब भी राजस्थान की वह अल्हड़ बंजारिन उतनी ही फक्कड़ और भोली भाली थी। बदलते जमाने की हवा और कृत्रिमता उनको छू भी नहीं पाई। वह मस्त मौला गायिका अपनी ही धुन में, अपनी ही मन की तरंग पर गाती। उनके निधन की खबर एक टीस बनकर जाने कितनी भूली बिसरी यादों को ताजा कर रही। बात 1988 की है, जब दिवंगत अशोक खन्ना के घर, अब उनकी डेथ हो चुकी है, पर वो बहुत खूबसूरत महफिलें अपने घर में आयोजित करते थे, जैसे नैना देवी जी करती थी। कभी उनके यहाँ इकबाल बानो आ रही हैं, तो कभी फरीदा खानम आ रही हैं, तो कभी मेहदी हसन आ गए हैं। वो फोन करती थी, मंजरी आ जाओ, बहुत अच्छी महफिल जमी है। तो अशोक खन्ना के घर भी इस तरह की महफिलों का हमने बहुत लुत्फ उठाया है। तो बात 1988 की है, दिवंगत अशोक खन्ना के घर आयोजित वो श्रुति नाम की एक संस्था चलाते थे, जैसे कि जिसके तहत वो महफिलें करते थे। तो एक ऐसी महफिल में उन्हें जी भर के सुनने और प्रोग्राम के बाद दिल खोलकर उनसे बात करने का भी मौका मिला था। इस महफिल का आगाज उन्होंने शाम के बेहद मीठे राग यमन में आलाप के साथ लाल मुरीबत रखी जरा झूले लाना से किया। तो बेसाख्ता महफिल शुरू से ही रंग में आ गई। कम लोगों को यह मालूम होगा कि रूना लैला से लेकर के तमाम कव्वालों द्वारा गाए जा रहे इस भक्त गीत की असली गायिका रेशमा है। झूलेलाल की बंदगी का यह वही गीत है जिसे किसी पीर की दरगाह पर भक्ति विह्वल स्वरों में गाती इस श्रद्धालु गायिका को शब्दशः, लिटरली सिजदे से उठाकर मलिकाए तरन्नुम नूरजहां मंच पर ले गई थी और भरी सभा में स्वीकारा था, हम तो सीखे सिखाए हैं, कुदरत का करिश्मा देखना है तो इन्हें सुनो। रेशमा की आवाज वाकई कुदरत का करिश्मा थी, पूरी तरह सुर में डूबी हुई, सर्वथा अकृत्रिम, खुले आकार, खुले गले और खुले दिल से निकलती बेबाक और बेलौस आवाज। पंजाबी नगमों हाय रब्बा दिल लगता, नी मैं चोरी चोरी तेरे नाल से लेकर के हीरो फिल्म का लंबी जुदाई तक उन्हें फिर से गाने पड़े थे। मैं प्यार कीता तू करदरा पाइया, ये बलूचिस्तानी धुन थी। मैं कमली दा ढोला में लोक धुनों वाली चाशनी थी। पहली बार उनकी गाई गजलों का एल्बम वेस्टर्न कंपनी बनाने जा रही थी। उस शाम उसकी भी चुनिंदा गजलें उन्होंने सुनाई थी। कमार जलालाबादी की कही गजल, गमे हयात में कोई कमी नहीं आई, नजर फरेब थी तेरी जमाले आराई। और उसके बाद हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जाते हैं, कितने प्यारे हैं वो जब हंस के सहे जाते हैं, कितने प्यारे हैं वो गम हंस के सहे जाते हैं। जैसी गजलों से लेकर के 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया वही रौनक दिल की वही तन्हाई, जैसी सोच भरी संजीदा जीवन के तमाम दर्द और दर्शन को मानो उनकी पुरकैफ अदायगी समेत लाई थी। उस दिन पहली बार उनकी गाई गजलों में उनकी संजीदा तस्वीर उभरी थी। दर्द काफी है बेखुदी के लिए, मौत लाजिम है जिंदगी के लिए। क्या बात, दर्द काफी है बेखुदी के लिए, मौत लाजिम है जिंदगी के लिए। रेशमा खुद इतना डूब कर गा रही थी कि ख्यालात और नगमा दोनों ही उभर उभर आते थे। आज की शोर शराबे भरी तथाकथित पॉप गजलों के सेहरे में रेशमा की आवाज मानो शीतल मीठे पानी के चश्मे जैसी थी। उन्होंने हमारी इसका शीर्षक भी यही लिखा है, रेशमा मीठे पानी के चश्मे जैसी आवाज की यादें। हम आप आज पूछ रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि हम लेख लिखने का काम हम करते थे और शीर्षक देने का काम हमेशा प्रयाग जी ने किया। रेशमा के रेशमी मुलायम स्पर्श ने उनकी गाई हर चीज को नई रंगत दे डाली थी। एक तलस्म सा तारी हो गया था उस शाम, जिससे सुनने वालों को उन पर 100 जान से निछावर कर दिया था। मैं उतावली हो उठी थी इस करिश्माई आवाज अंदाज के राज जानने। कार्यक्रम के बाद जब मैंने उन्हें साक्षात कर लिए घेरा, तो मीडिया के महिमा से बेनियाज उनका 2 टूक जवाब था, इस वक्त तो जी भूख लगी है, रोटी की बात करनी हो तो कर लो। तकरीबन बहला फुसला करके ही उनसे बात हो सकी। सबसे पहले मैंने उनके शास्त्रीय संगीत की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहा, तो जाहिर तौर पर उनके गायन की मजबूत नींव थी।
मेरे ख्याल से शास्त्रीय संगीत की एक पुख्ता नींव उनके गाने के पीछे, लेकिन उनके जवाब ने मुझे भौचक कर दिया। वो बोली, क्लासिकी मौसीकी के नाम पर तो उन्होंने तौबा ही कर ली। जी भैरवी तौड़ी का तो मुझे पता नहीं। जो कुछ है मुर्शिदों, पीरों, फ़कीरों की दुआ समझ लो। रेशमा का ये श्रद्धालु मन और उनकी अक़ीदत ही उनके संगीत की आत्मा थी। वो ज़्यादातर शेख फरीद, बुल्ले शाह जैसे सूफ़ी संतों की रचनाएँ गाती। मज़ारों पर गाना, नेक काम के लिए गाना उनकी वरीयता रही। बोली, भारत में कोई मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा बनाए, तो उसके लिए आप जितने चाहें मैं प्रोग्राम दूँगी। ये मैं जोश में नहीं कर रही हूँ, मेरी दिली तमन्ना है, महज़ पैसों के लिए मैं नहीं गाती। बहरहाल पूरा इंटरव्यू सुनाएँगे तो आप लोग बोर हो जाएँगे। रेशमा की गाई रोमानी चीज़ों में 2 मान अ, मंजरी जी, मित्रों, कुछ कनेक्शन संभवतः मंजरी जी का फ्रीज हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही उनका कनेक्शन रीस्टोर होगा और वे पुनः हमसे मुखातिब होंगी। उद्देश्य तो यही है किसी एकाग्र का कि कैसे उसमें कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य आदि तमाम पक्ष आ सकें और अलग अलग अनुशासनों के वक्ताओं को बुलाने के पीछे भी हमारा यही मकसद रहता है। मित्रों, एक बार हम कोशिश कर रहे हैं कि वे यानी मंजरी सिन्हा जी हमसे पुनः जुड़ जाएं और यह बातचीत कुछ आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने अपनी ओर से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बतलाई जिनसे प्रयाग शुक्ल जी का कला और संस्कृति के विभिन्न अनुशासनों के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है और कैसे एक संपादक एक लेखक के साथ अपना संबंध विकसित करता है। कई बार लेखक की इच्छा नहीं है या कई बार लेखक स्वयं असमंजस में है, स्वयं किसी कारण से शिथिल हो रहा है। ऐसे में संपादक कोच कर भी उससे काम करवा लेता है। ऐसे में संपादक कोई न कोई सूत्र निकालकर उसके अंदर उत्साह भरकर काम करवा लेता है। आज भी हम देखते हैं कि इस तरह के संपादकीय कौशल की बड़ी आवश्यकता है कि हम एक तो यह जाने कि हमारे इस विस्तृत भूभाग वाले देश में कौन कहाँ किस काम हमारे आ सकता है और किसमें कैसी प्रतिभा है और उसका हम किस तरह उपयोग करें। तो लोगों तक कनेक्ट करने का काम भी एक संपादक बखूबी करता है। और मंजरी जी, आप आ गई हैं, अपने को स्टेबल कर लें ताकि हम आपको स्क्रीन पर रख सकें। जी, स्वयं एक को मिनट, स्टेबल ये कर लें। हमने हाँ, ये हमने थोड़ा सा मोबाइल स्टेबल कर लें लगाया है, मोबाइल हम इस को। पे लगाने की जी कोशिश कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बात रखें, आप बोलें। जी, बस मोबाइल ना हिले तो बेहतर हो ताकि वीडियो नहीं, नहीं, क्वालिटी अच्छी रहे। जी हम कोशिश कर रहे हैं कि वही जॉइन कर लेना। हाँ, तो आप कर लीजिए, तब तक मैं एक आध कविता और पढ़ लेता हूं और इसके बाद पुनः हम आपको सुनते हैं। और मित्रों, एक कविता और सुनिए प्रयाग शुक्ल जी की। छोटी सी कविता है और मुझे लगता है कि मंजरी जी पुनः हमारे पास आ ही गई हैं। तो बस इस कविता को सुनकर मंजरी जी के पास हम पुनः चलते हैं। वह कविता है तितली और पहाड़। कविता का शीर्षक है तितली और पहाड़। अचानक चली आती, उड़ती हुई किसी फूल पत्ते पर काली सफेद तितली,
पीली, भूरी, बैंजनी, चुपचाप, ओझल, अचानक, फिर तितली पहाड़ पर, तितली, तितली पहाड़। तो जिस तरह से यहाँ शब्दों के ऐसे प्रयोग से यह पूरी कविता आगे बढ़ती है, वह भी उल्लेखनीय है। और ऐसी कई कविताएं हम देखते हैं प्रयाग शुक्ल जी के यहाँ, प्रकृति पर, प्रेम पर, रूप पर, गंध पर, रंग पर, कई ऐसी कविताएं हैं। जी मंजरी जी, आपका स्वागत। और आप आई एम कंटिन्यू वेरी करें। सॉरी, मैंने आपको पहले ही बताया था मैं बहुत अनाड़ी हूँ इस मामले में। तो लेकिन इसलिए जहां आप सिद्धहस्त हैं, हम उतने से ही संतुष्ट हैं। नहीं, वो ये कि हम अपने में इतने मगन हो गए कि हमें ध्यान नहीं आया कि जो चार्जिंग लगी हुई है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं तो समझ ये गया। निष्प्राण हो गया। तो पहले मैंने उस पे लगाने की कोशिश की, वो भी एयरप्लेन एयरप्लेन मोड में आपने करवा दिया था, तो वो भी विद्रोह कर रहा था। फिर याद आया तो उसको शुरू किया। तो चलिए। बहरहाल जी। हम आपको फिर ले चलते हैं ताज बेगम की कविता के ऊपर। वाह। तो उसकी वाह। पहली बात सुनी, बांके बिहारी की भक्त ताज बेगम को कि एक चीज सुना करके मुझे हैरत में डाल दिया था। वो चीज सुनिए। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, हाथ बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, तल तज कलमा कुरान में नमाज हूँ भुलानी, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वाह वाह, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, सर पे है ताज सरताज है कुल्लेदा, तेरे वाह। हाथ आई बदनामी भी सहूंगी मैं। क्या बात। इसे सुना करके रेशमा ने अपने पसंदीदा चीजों में शुमार कर लिया। रेशमा अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी अविचल आस्था थी। अपनी इसी यात्रा से पहले वो लंदन जा रही थी जहाँ उनका प्रोग्राम था, और इल्हाम आया कि उन्हें वापस जाना चाहिए, और वो उड़ान छोड़ करके दिल्ली आ गई। वो मन की तरंग पर चलती और मन की उमंग से गाती थी। उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करवा सकता था। फिल्म हीरो के लोकप्रिय गीत लंबी जुदाई के लिए भी वह दिलीप कुमार की गुजारिश पर पिघली थी। आप दिलीप साहब हो, इस वास्ते मैं गा दूंगी। रेशमा के गाए दमादम मस्त कलंदर, दे कमली ढोला, हाय रब्बा दर्द नी लगता जैसे गाने जाने कितने गायक गायिकाएं गा करके आसमान पर पहुंच गए, लेकिन खुद आखिर तक वो जमीन पर ही रही। उनकी आवाज को सुन करके कालिदास की उपमा अनाघ्रातम पुष्पम याद आ। उनका गाना अपने इष्ट देवता से लौ लगाने का जरिया था। कैसी विडंबना रही कि गले के कैंसर ने उनका वह सुरीला गला छीन लिया और जीते जी उनकी जिंदगी छीन ली। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, और उनकी यादों, उनके गाए गीतों का खजाना उनके चाहने वालों के पास हमेशा महफूज रहेगा। उनकी रूहानी आवाज यह लंबी जुदाई सहने की शक्ति दी। तो प्रयाग जी अलग अलग तरह की चीजों पे अलग अलग तरह से लिखा करते थे। आपने जाहिर किया होगा कि मेरी भाषा में भी अगर हम जिस चीज के ऊपर लिख रहे हैं उसके हिसाब से बदलाव आता है, इसकी भी उन्होंने खुली छूट दी थी। कहा था कि आप हिंदी उर्दू के चक्कर में मत पड़िए, आप बेसाख्ता जो लिख रही हैं बस वही लिखिए। और ये फॉर्मूला मैंने आज तक माना है। मैं कभी भाषा के चक्कर में पड़ी नहीं, जब जो जुबान पे आया तो वही बोला है और वही लिखा है। मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिए कितना समय आपने रखा था और मैं कितना बहक चुकी हूँ और कितना समय बाकी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता, प्रयाग जी की कथा तो हरि की तरह से अनंत है। तो मैं जी। चाहूंगी कि आप मुझे बताएं। नहीं, हम लोग कार्यक्रम के 1 घंटे से कुछ अधिक समय हाँ, पूरा कर चुके हैं। कुछ एक देर में हम लोग इसे अब समाप्त कर मुझे सकते हैं। याद आ जी। रहा है कि मैं जब आपसे कह रही थी भैया मैं नहीं कर सकती, मैं घंटे भर तक क्या बोलूंगी।
याद है? मैं आपसे मैं कहती जिस कि आप अच्छे-अच्छे लोगों को बुला रहे हैं, आप प्लीज़ हमको मत बुलाइए। हम क्या बोलेंगे घंटे भर तक? पर हम देखिए, मंजरी जी, प्रयाग शुक्ल जी से भी आप यही कहा करते थे कि मैं उन पर कैसे लिखूँगी, मैं उन पर कैसे लिखूँगी, और कितना नहीं, कुछ लिखा। नहीं, 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 ये वो सुनने को भी तैयार नहीं रहते थे। उनके साथ ये नहीं चलता था। बस वही मेरे साथ भी है। तो आपको सुनना हमेशा सुखद होता है, और जब भी मौका मिलता है, इस तरह ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम इस आपसे इस समृद्ध इज़्ज़त होते अफ़ज़ाई रहते हैं। का इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत-बहुत शुक्रिया। पर मैं स्वभावतः वाचाल हूँ, इससे बहक जाती हूँ तो फिर होश-हवास नहीं रहती। यही देखिए, अब हमारे ये निष्णात हो गया, आप बताएँगे। तो कोई बात बहरहाल नहीं। प्रयाग जी तो से हम लोग जुड़ी अब जी, बहुत यादें हैं। संपादक के तौर पे मैं जितनी चीज़ें उनकी गिना चुकी हूँ, सोचिए एक संगीत और नृत्य के बंदे को उन्होंने कितनी तरह से लिखवा दिया है। और तो कोई भी पत्रिका का संपादक करते थे, तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि उनके मन में उसकी रूपरेखा रहती होगी। वो पहले उसका ढाँचा बना लेते होंगे और फिर हमारे जैसे हज़ारों लोगों को काम पे लगा दिया करते थे। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। और जो गुलदस्ता बनकर तैयार होता था, वो संग्रहणीय होता था। उनकी संपादित जितनी भी पत्रिकाएँ हैं, संग्रहणीय। मुझे याद है रंग प्रसंग की भी अच्छा उनके तरीका क्या था? रंग प्रसंग पर जब उन्होंने संपादन शुरू किया, उन्होंने फिर मुझको पकड़ा, इसमें भी आपको लिखना है। तो हमने कहा भैया हमारा नाटक से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं, हम कैसे लिखेंगे? तो उन्होंने हमें रंग प्रसंग की कई प्रतियाँ दी। अब सोचिए पुत हमें वो पुस्तिका दी कि ये ऐसे निकल रही है और उसके अंदर आप देखिए आप क्या लिख सकती हैं और आपको लिखना है। तो इस तरह से वो काम करवा लेते थे। मतलब इस तरह का उनके साथ इस तरह का नाच चलती ही नहीं। तो मैं बहुत आभारी हूँ, उस समय तो बहुत गरी आती थी। वो बंदूक की तोन पे बंदूक की ना वो तो आप जानते हैं ना वो समय की अवधि और शब्दों की और टाइमलाइन की तो एक अनुशासन और लक्ष्मण रेखा होती। पर वो लगातार तकाज़ा करते रहते थे, "मंत्री जी अभी तक नहीं आया, मंत्री जी अभी तक नहीं आया।" तो हम उनसे समय माँगा करते थे, मोहलत लेते रहते थे। हमको उन्होंने बहुत क्या कहें तरजीह भी दी है इस तरह की, वरना हमारे जैसे काहिल से लिखवा लेना भी परमवीर चक्र पाने वाला ही काम है। तो मैं उनकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने इस काबिल बनाया कि अर्पण कुमार अपने मंच पर हमें आमंत्रित कर रहे हैं, खुद उन्हीं के बारे में बोलने के लिए। मैं आभारी हूँ आपकी और आभारी हूँ प्रयाग जी की और दिल से याद कर रही हूँ मोदी जी को, क्योंकि प्रयाग जी को कभी अकेले याद किया ही नहीं जा सकता। जी, तो ये जी, मेरा बिल्कुल। हम हृदय सभी आभारी हैं मंजरी जी, कि आप जिस सहज भाव से ज्योतिष शुक्ल जी को याद की, और जिस विस्तार में जाकर प्रयाग शुक्ल जी के संपादक पक्ष को भी हमारे समक्ष रखा। निश्चय ही हमारे तमाम दर्शक और श्रोतागण इस बात को समझ रहे हैं। और मित्रों, अभी इनमें से कुछ एक आलेखों की वानगी हुई आपने देखी, और कुछ नए भी हैं। तो मैं यहाँ एक तत्काल संदर्भ के लिए इन आलेखों को रख रहा हूं, जिसमें ये वे आलेख हैं। ये है ये हाँ, इससे जस्ट पहले आया था ना मालविका सरुकाई अपनी नृत्य संरचनाएं कैसे करती हैं। हाँ, उनकी मतलब सर्जनात्मकता का जो पक्ष था उसका पूरा अन्वेषण वो उन्होंने हमसे करवाया था। जी। ये देखिए क्या सुंदर उन्होंने दिया है इसका शीर्षक भूषण तो मिल गया भिक्षा नहीं मिली। ये वाह! जैसे केलुचरण महापात्र जी ने कहा था जो कहते हैं वो शीर्षक के रूप में छप गया है। हाँ, चलिए हाँ। चलिए जी, मैं कुछ और आलेखों की हाँ ओर आगे बढ़ता हूँ। चलते जाइए मैं बताती जाऊंगी। हाँ, जी, ये है मालविका की अविस्मरणीय नृत्य कृतियों की रचनात्मक प्रक्रिया। ये जो आपको बताया था ना कि किस तरह जी, से प्रक्रिया में मुझको एक एकाएक याद आ गई मन कर रहा है शेयर करने का। जी, ये खजुराहो नृत्य समारोह की बात है। वो आज़ादी का कोई 50वां साल मनाया जा रहा था। हाँ, तो
उस अवसर पे कहा गया था कि सब लोग देशभक्ति भक्ति भावना से जुड़ी एक चीज़ तो होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अ, बहुत ही खूबसूरत नृत्य संरचना तैयार की थी, वंदे मातरम, जिसमें अलग-अलग एक गुजरात की लड़की थी, एक महाराष्ट्र की लड़की थी, एक पूर्व की थी, एक पश्चिम की थी। तो उन लड़कियों को उन्होंने उसके लिए चुना और जब वो नृत्य वो गज़ब की नृत्य संरचना थी वंदे मातरम, मतलब पूरा, और आखिर में सारे के सारे लोग हो गए और बीच में भारत माता और सारे लोग मातृ नमन के साथ वो वंदना के तौर पे ये आइटम हुआ था। पर हमने उसको बनते देखा और वो रचना की प्रक्रिया ये थी, वो पटचित्रकार रह चुके थे। शुरू में ही वो उनके पिता जो चित्र करते थे, उनसे कहते कि डॉट के ऊपर डालते जाओ, तो डॉट डालते रहते थे। वो चोरी-चोरी पखावज बनाते बजाया करते थे, चोरी-चोरी ये नृत्य किया करते थे। जब पिता ने एकाएक ये चोरी पकड़ी तब वो विस्मित रह गए कि अरे! ये तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम डांस करो। तो उन्होंने जो किया, वो उन्होंने पहले जो नृत्य संरचना थी, उसको एक चित्रकृति के रूप में उकेरा और फिर वो जो डांसर्स थे उनको डांस कैसे सिखाया कि वो अ, अलपद्म, उत्तरीय, ये वो मुद्राओं के नाम लेते जाते थे और नर्तकियाँ जैसे अलपद्म कहा या ये कहा, उन मुद्राओं के अंदर वो ढलती जाती थी। वो बैठे-बैठे चित्र देख कर के बोल रहे हैं और नर्तकियाँ उन मुद्राओं में ढलती जा रही हैं और देखते-देखते संगीत बज रहा है और उसके साथ कोई नृत्य कृति तैयार हो गई। तो ये तो गुरु केलीचरण महात्र पात्रा की याद आ गई, पर जो आप दिखा रहे थे, वो मालविका सरुक्कई की नृत्य संरचना की प्रक्रिया की बात थी। कमिंग बैक टू इट, देखिए मैं जी, फिर जी। बहक जा रही हूँ। नहीं, नहीं, आगे बढ़ते हैं जी, और कुछ आलेखों को देख लेते हैं। जी, हाँ, ये बिरजू महाराज की। उनके जी, अनेक आयाम थे, तो उनके सब आयामों को समेटते हुए एक छोटा-सा था। हम लोग को जी, शब्द सीमा के अंदर ही रहना पड़ता है, पर फिर भी बिल्कुल, वो चाहते थे जी, कि कुछ भी छूट ना पाए। ये इंद्रधनुष के लिए सोनल जी का इंटरव्यू है। जिसकी वही हम आप बता बात रहे भी थे कर रही कि थी कि इंद्रधनुष सोनल के लिए मानसिंह। अलग तरह से, जी, हाँ, इंद्रधनुष के लिए अलग तरह से लिखवाया था और फेमिना के लिए अलग तरह से लिखवाया था। हाँ, जी, संपादक की और सोनल दृष्टि थी। मानसिंह अक्सर अक्सर हाँ, इस इंटरव्यू को याद करती रही हैं। जी, जी, ये उल्लेख करती हैं लोगों से हाँ, आगे बढ़ते हैं। कि ये फेमिना के इसकी लिए है। हाँ, चर्चा की थी मनु आपने। हाँ, मनुस्मृति की विस्मृति का समय आ गया है। बिल्कुल, जी, जी, ये है वो सीरत नरेंद्रा के जूट परिधान। देखिए ये फैशन डिजाइनिंग के साथ उन्होंने उसको जोड़ा था। ये भी हुँ, फेमिना के लिए लिखवाया था। जी, कि मतलब फैशन केवल स्कर्ट पहन कर नहीं हो सकता, साड़ी के अंदर भी हो सकता है और वो किस वाह! तरह से किया है। वाह! जी, आगे बढ़ते हैं। हुँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह हुआ था, तो वो हमें नृत्य पढ़ाई भी शैलियों दे का रहा हाँ, अभिनव। नृत्य शैलियों का अभिनव संगम। हाँ जी, 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 बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, तो पूरे पेज का ये उन्होंने छापा था। आगे बढ़ते हैं। हुँ, रविशंकर के सितार को एक और सम्मान, एक हाँ, और हुँ, तोहफा। जी, और उसी अवसर पे ये भी रिलीज़ हुआ था, तो सब कुछ। जी, और कुछ एक आलेख देख लें साथियों। जी, जी, एक दो और आलेख। अरे! अनमोल खजाना है सितारा देवी जी की बात। तो आपके पास इतना वक़्त है? हाँ, आप कुछ और शेयर करना चाहें तो करें, अच्छा लग रहा है। ज्ञानवर्धन ही हो रहा है। अरे भैया, श्रोता लोगों के भोजन का समय हो गया, ये आप भूल रहे जी, हैं। 5-10 मिनट में समाप्त कर लेंगे हम लोग। तो तो मैं आपको बता हाँ, रही थी कि करुणा में वो अलग-अलग मौके ढूँढ लेते थे। तो हाँ, मदर्स डे के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि जो आपके फ़ेवरेट नर्तकियाँ हैं, उनकी 2 की प्रतिक्रिया ले लीजिए। तो ये संगीत नृत्य पर मालविका सरुक्कई और अ, अलरमेल वल्ली की प्रतिक्रिया है।
भरतनाट्यम की तंजौरी शैली के सुविख्यात गुरु कल्याण सुंदरम से ज्यामितीय पूर्णता, वजूर शैली के पास राजरत्नम से लास्यमयता और जीवंतता, तथा गुरु कलानिधि नारायण से अभिनय का जादू सीख करके मालविका आज चाक्षुष आनंद की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। देश विदेश के हर प्रतिष्ठित समारोह से लेकर के छोटे कार्यक्रमों तक में छाया की तरह उनकी माँ उनके साथ देखी जा सकती है। कभी माइक का संतुलन ठीक कराती, तो कभी ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था देखती, तो कभी पदम या वर्णम में अभिव्यक्त होने वाले प्रसंग की उद्घोषणा करती, तो कभी सहृदय रसिक की तरह उसे बाष्पाकुल कंठ से सराहती। जब ये 6-7 साल की मालविका थी, खुद भी नहीं पता था कि नृत्य उन्हें अच्छा भी लगेगा, तब माँ ने नृत्य की शिक्षा शुरू कराई थी। नन्ही मालविका को खेलना बहुत अच्छा लगता, सहेलियों के साथ हुड़दंग मचाना अच्छा लगता, और माँ इन शरारतों से कभी जबरन तो कभी बहला फुसला करके नृत्य कक्ष में ले जाया करती। राजराजेश्वरी नृत्यशाला में पूरे साल एक बिला नागा माँ उनके साथ गईं, पूरे समय बैठी रहीं, सिखाए जा रहे हर पाठ को खुद आत्मसात करती और घर आकर के अभ्यास कराते समय टोकती रहती। माँ सरोजा कामाक्षी टाइम्स ऑफ इंडिया के कला विभाग में काम करती थी। दफ्तर से लौटती तो नीचे से ही कार का हॉर्न बजाती। मालविका उनकी कॉफी का थर्मस लेकर के नीचे आती, वहीं कॉफी पी करके बेटी को लेकर के नृत्य विद्यालय के लिए रवाना हो जाती। मालविका के लिए माँ एक ठौर है जो हर कशमकश में, हर दुख में, परेशानी में आश्रय देता है। एक ऐसा विश्वसनीय स्थान जहाँ सारे झूठ नकाब उतार कर आप अपनी सारी अच्छाइयों, सारी कमजोरियों के साथ स्वीकार किए जाएंगे। माँ शब्द प्रतीक है विश्वास का, आश्वासन का, जहाँ आपको सुरक्षा मिलेगी, ममता मिलेगी, कुछ भी कर पाने की शक्ति मिलेगी, अपने आप को निर्बाध, निर्मुक्त, निराडंबर छोड़ देने की सहूलियत मिलेगी। प्रकृति प्रेमी मालविका प्रकृति को भी माँ की ही प्रतीक मानती जी। है। ये सुन करके जनता बोर हो जाएगी अर्पण जी। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग अब इस जो आलेख हैं इसको आगे दिखा लेते हैं। जी। जी, अच्छा आगे ये कुछ एक, हाँ, हाँ कुमार गंधर्व जी पर आपका यह हाँ, वो चित्र तो आलेख। भेज दिया, लेकिन हमको मिले तब तो पढ़ी, उसके अंदर कोई पढ़ना बात तो नहीं। बड़ा मुश्किल। जी 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 जी, सब ये सभी पढ़ें या ये आवश्यक नहीं है। ये हमने तो 3 बस एक पेज का बानगी था, ये आगे दिखलाई। ये देखिए दूसरा पेज है और इसके आगे तीसरा पेज है। ये यामिनी हाँ कृष्णमूर्ति के ऊपर। जी, हमने एक कोशिश की यहाँ पर एक बानगी दिखलाने की, मंजरी जी, ये देखिए कि रेखा कैसे। जैन जी का, ये देखिए हाँ रेखा जैन जी के ऊपर उन बच्चों के लिए जो थिएटर करती थी, उस पे उन्होंने हमें देखा। हम नॉर्मली नाटक देखने नहीं जाते थे, पर ये उन्होंने हमें असाइन किया था, जाओ देखो और इसके ऊपर लिखो। जी उनकी वजह से मुझे कितनी खूबसूरत चीजें देखने को मिली। इसी तरह से हमारे जो संपादक थे माथुर साहब, वो भी बहुत गजब के थे। उन्होंने निर्मल वर्मा की 3 कहानियों पर 3 एकांत नामक एक प्रस्तुति हुई थी, वो लिखवाया था। और अच्छा, उस उनकी एक मजेदार बात आपको बताएं। वो हमने नया नया नवभारत में लिखना शुरू किया था, और अस्ताद बेबू का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था। वो नवभारत टाइम ने ही आयोजित किया था, उसने स्पॉन्सर किया था। तो हम देख करके और मगन मन चले जा रहे थे कुछ गुनगुनाते हुए। तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप मंजरी सिन्हा हैं? कहा हाँ। तो बोले कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। हमने कहा मैं आपको जानती हूँ। बोले कि मैं राजेंद्र माथुर हूँ। तो मैं माथा ठनका, मैंने प्रणाम किया कि अरे आप भी देखने आए थे? तो बोले कि नहीं, मैं आपको ले चलने आया हूँ, आप चलिए। तो उन्होंने कार का दरवाजा खोला, अपनी कार में ले गए, और तब मुझे पहली बार पता चला कि चूंकि ये हमारे अखबार का आयोजन था, मुझे उसी समय जाकर के उसकी समीक्षा लिखनी है जो सुबह सुबह पत्र में प्रकाशित होगी। ये इस तरह से इनका विनम्रता हमने देखी है कि मैं क्या। He just drove me in his own car and dropped me. प्रयाग जी की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं आपको। उनकी उदारता, उनकी विनयशीलता और उनके संस्कार, सुसंस्कृत कितने कितने रिफाइंड किस्म के आदमी हैं, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा उदाहरण। उस जमाने में ये लाइन पे तो हुआ नहीं करता था, कुछ साक्षात ही होते थे सारे। तो खजुराहो समारोह चल रहा था, और उसमें
हर साल वो जाते ही थे। तो इस बार उन्होंने कहा कि मंत्री जी, अगर आप बुरा ना माने तो इस बार मैं चला जाऊँ। सोचिए कि हम तो उनके कहने से, उनके निर्देश से जा रहे थे कि उनके मन की बात थी, वो ऑर्डर करते थे, दिस टाइम विल नॉट गो ऑन। लेकिन इस तरह से पूछना, मैं तो दंग रह गई, आज तक मैं वो नहीं भूली। ये सब सीखने की चीजें हैं अर्पण जी। हम लोग जरा सी छोटी सी भी पद पर पहुंच जाते हैं, कितनी अहमन्यता आ जाती है। ये बंदा इतनी सारी बड़े बड़े प्रकाशन संस्थानों से जुड़े रह करके किन किन पदों को सुशोभित किया है, वहां पर भी संपादकीय विभाग में ये कला के संपादक थे नवभारत टाइम के, और हमसे कह रहे हैं कि हम आज तक नहीं, हृदय से प्रणाम करती हूँ उनको। क्या कहूँ, मित्र भी हैं, आपके भी फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। उन्होंने बहुत मान दिया है, बहुत प्यार दिया है, मार्गदर्शक रहे। ईश्वर करे खुशदाई भी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप हैं अर्पण जी? जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि कैसे यह एक ऐसा भावुक कर देने वाला पल है। एक मित्र दूसरे मित्र को यूं याद करे, और ये मूल्य कितनी ही है। चीजें हैं, जी। ये तो चलते चलाते याद आ गए, ये तो रोजमर्रा की बात। मैं कैसे बताऊं आपको किस तरह से मान दिया है, बहुत बिल्कुल, ये प्यार से, ऐसे, जी, ये कभी ऐसे देखा मूल्य रहा हैं। है, लेकिन मान भी देकर बहुत मिला है। अभी भी रोज बनाए हुए चित्रों में से कुछ भी उन्हें अच्छा लगता है तो पठा देते हैं हमारे पास। है उनकी प्रदर्शनी लग रहती है तो उसका एक निमंत्रण आ जाता है, कोई छोटी सी बात नहीं। और ये मुझे प्रयाग जी से तो मिला ही है, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों से मिला है। उस जमाने में पोस्ट कार्ड चला करते थे, सोनल के हाथ का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है। इस समय आम्र में गौर छाए हुए हैं, लदे हुए आम के पेड़, और आम्र मंजरियों को देख करके मुझे तुम याद आ गई, इसलिए पोस्ट कार्ड भेज रही हूँ। वाह, वाह। इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती है। देखिए, असद अली खान साहब बहुत विरल वीणा वादक थे। उनके जाने के बाद तो रुद्र वीणा की परंपरा ही खत्म हो गई जयपुर घराने की। तो वो बहुत सुर को महत्व देते थे। तो अक्सर कभी कभी होता है कि आप प्रोग्राम में गए हैं और इतना कर्णकटु सुनने को मिला है कि मन कष्ट झेल करके दुखी हो जाता था। तो मैं उनके पास पहुंचती थी, तो हाँ साहब आज तो बहुत ही दूसरा सुन के आ रहे हैं, हम क्या करें? तो बोले कि मंत्री जी, सुर की कमर इतनी नाजुक होती है कि वो मिज़राब का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके साथ इतना अत्याचार किया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? वाह, जाहिर है कि आप जोर से मिज़राब मारेंगे तो सुर चढ़ जाएगा या उतर जाएगा। तो सुर की कमर कितनी नाजुक होती है। क्या इसी तरह बात। बिहाग वो समझा रहे थे कि बिहाग में तीव्र मध्यम है नहीं, है केवल शुद्ध मध्यम। तीव्र मध्यम की खुशबू लगाई गई है। जब हमें वो खुशबू आती है तब हम वाह करते हैं, वाह क्या खूबसूरत लगाया। तो ऐसी ऐसी चीजें कितनी हमारे पास, हमारे खजाने में हमारे भरी पड़ी हुई हैं। ये सब ऐसे ऐसे संपादकों की बदौलत जिन्होंने तो मुझे भेजा है इन लोगों को। और फिर मैं उनकी किताबात बदली। तो वो बोलते थे जिस तरह की आप सवालात पूछती हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस तरह का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्राप्ति यही है मुझे। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं मंजरी जी। और इस पूरे वक्तव्य में हमने
मित्रता के जाने कितने रंग देखे, मित्रता की भी, सहकर्म की भी, और लेखन और कला के प्रति समर्पण भाव के भी कई ऐसे रंग आए। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करें और मुझे तमाम लोग ऐसा लगा। लेकिन लोग आपको सुन रहे हैं, कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जहां पर लोग हमसे कह रहे हैं कि नहीं, हम सभी धैर्यवान हैं और हम सुनना चाहते हैं। बहरहाल कार्यक्रम काफी देर चला और समय भी हो गया है, मंजरी जी भी थक रही होंगी, तो मैं एक बार अपने मित्रों के नाम ले लूं जो जुड़े हुए हैं। जी, स्मिता शर्मा जी, सरोज मिश्र जी, केपी शाह जी, शुभ्रा सिन्हा जी, प्रयाग शुक्ल जी, अरे अ, त्याग शुक्ल जी भी है। हाँ, अरे बिल्कुल शुरू से, प्रतिभा अवस्थी जी, शर्मिला बोहरा जालान जी, अनु शर्मा जी, रंजना पोहनकर जी, शुभ्रा सिन्हा, और कुछ एक नाम ले लूं मैं, बाल कीर्ति, जयश्री पुरवार जी, सरोज मिश्रा जी, कुछ एक नाम रिपीट भी हो सकते हैं, तारा सिंह, और मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, और कुछ एक लोग। स्मिता शर्मा जी का नाम हमने लिया पहले ही, और इधर पल्लवी प्रकाश जी, और लतांत प्रसून जी, और ये उदय सब भानु हम पांडे जी। जी जी। इन सब लोगों को हम और पढ़ते हैं। हाँ, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसमें समय लग जाता है। जी, और श्याम श्याम जी, और इसके साथ ही निर्मला सिंह, देवराव यादव जी, राजेंद्र उपाध्याय जी, और एक कुछ एक नाम और ले लें, इधर से कुछ नाम ले लें, शिव दयाल जी, शिखर त्रिपाठी जी, अनुराधा गुप्ता जी, रश्मि भारद्वाज जी, हिरण्य हिमकर, खुशबू सिंह, महेंद्र रंगा, रंजना जी, पूनम अरोड़ा जी, सुशीला पुरी, श्री कुमार, सुजाता कुमारी, और बिपिन चौधरी, वंदना वाजपेयी, हितेंद्र पटेल जी, कश्मीर उपल जी, अंशुमति, अमिता मिश्रा जी, राजेश्वरी, सुभाष अरोड़ा, मधु सक्सेना, अजय ज्ञान अद्वितीय, तनुजा रश्मि, अनीश कुमार, और तमाम मित्रगण, मैं आप आभारी सभी हूँ का इन हार्दिक सबकी, धन्यवाद। जिन्होंने इतना वक्त निकाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजरी जी, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। यह कड़ी आपके इस वक्तव्य से समृद्ध हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।